वुडन बाइक रेस। सूरजपुर नाम के एक गांव में एक बड़ा डिग्री कॉलेज था। उस कॉलेज में पढ़ने लिखने के लिए आसपास के गांव के लोग और शहर के लोग भी वहां आते थे। क्योंकि वह बहुत ही अच्छा कॉलेज था, इसीलिए उस कॉलेज में अमीर और गरीब स्टूडेंट्स भी पढ़ते थे। इस तरह उस कॉलेज में दो ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप का नाम सूरजपुर सनराइजर्स था और दूसरे ग्रुप का नाम सूरजपुर रॉयल्स था। सनराइजर्स गरीबों की ग्रुप थी, लेकिन वह बहुत अच्छे पढ़ते थे। रॉयल्स का ग्रुप अमीर थे, लेकिन पढ़ाई नहीं करते थे, बस हर रोज शो ऑफ करने के लिए कॉलेज आते थे। एक दिन एक सुंदर लड़की कॉलेज में एडमिशन लिया। उसको दोनों ग्रुप वाले देखकर चौंक गए। रॉयल्स का लीडर जॉनी उसे पाना चाहता था। अरे यार, कितनी सुंदर है, मैं अपनी फॉरेन बाइक दिखाऊंगा और उसको पटा लूंगा। हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? कम हॉप ऑन माय बाइक, आई विल टेक यू फॉर अ राइड बेबी। तभी सनराइजर्स का ग्रुप लीडर रामू वहां पर आता है और ऐसा बोलता है, हाय जी, आप नए हैं क्या? कभी आकर मिल लीजिए, पढ़ाई में कुछ डाउट्स हैं तो मैं क्लियर कर दूंगा। रीटा दोनों को देखकर ऐसी बोलती है, देखिए, मुझे ये फ्लर्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, आप जाकर अपना काम कीजिए। लेकिन हर रोज सनराइजर्स और रॉयल्स के बीच में रीटा के लिए झगड़े शुरू हो गए। दोनों ग्रुप के लीडर्स आपस में लड़ने लगे। अमीर रॉयल्स के पास बहुत पैसा था, इसीलिए उसके ग्रुप के लड़के अच्छे अच्छे फॉरेन बाइक और फॉरेन कपड़े पहन के आते थे और सनराइजर्स को ताने मारते थे। लेकिन सनराइजर्स के पास है तो भी पुराना खटारा बाइक्स और फटे हुए कपड़े। इस तरह हर रोज आपस में झगड़ने लगे। एक दिन रीटा ने इन झगड़ों को बंद करने के लिए एक आइडिया निकाली। देखो, ये दोनों ग्रुप के बीच में बाइक रेसिंग लगाऊंगी, जो भी जीतेगा मैं उसी से दोस्ती करूंगी। ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। तभी रामू उसके खटारा मोटरसाइकिल को लेकर एक मैकेनिक के पास जाता है और ऐसा बोलता है, अरे भाई, मेरे बाइक को बदल डालो, नहीं तो वो रॉयल्स बाइक रेस में जीत जाएंगे और रीटा उनकी हो जाएगी। एक काम करो, मैं कुछ हल्की लकड़ियां लाता हूं, तुम उन लकड़ियों के साथ मोटरसाइकिल का बॉडी बनाओ और मेरे बाइक का इंजन उसमें फिट कर दो। और एक बात, तुम एक नाइट्रोजन फायर बूस्टर भी उसमें लगा देना। रेस का दिन सभी ग्रुप के रेसर्स जॉनी और रामू भी रेडी हो जाते हैं। रेस शुरू होते ही जॉनी आगे निकलता है और रामू पीछे रह जाता है। सभी फॉरेन बाइक्स आगे निकल जाते हैं और सनराइजर्स पीछे रह जाते हैं। तभी रामू ने अपना नाइट्रोजन फायर बूस्टर इस्तेमाल करता है और देखते ही देखते सबसे आगे निकल जाता है और ऐसा जॉनी को हराकर रेस में जीत जाता है। शर्त के मुताबिक रीटा सनराइजर्स के पास आ जाती है। जॉनी शर्मिंदा होकर सिर नीचे कर लेता है। जॉनी को शर्मिंदा हुए देखकर रामू ऐसा बोलता है, अरे रीटा, तुम जॉनी से भी दोस्ती करो, उनको पैसों का घमंड है लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। ठीक है रामू। ऐसा बोलकर वह तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इंदौर नाम का एक शहर में बिरजू नाम का एक मटन का व्यापारी रहता था। बिरजू बूढ़ा हो गया था, लेकिन फिर भी उस मटन शॉप में काम करके घर के लिए पैसे कमाता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम संजू था। संजू एक बिगड़ा हुआ इंसान और एक बेवड़ा था। वह हर रोज सुबह से लेकर शाम तक अपने नालायक दोस्तों के साथ पीता था और मौज मस्ती करता था। एक दिन जब बिरजू मटन शॉप में काम कर रहा था, तभी संजू वहां आकर ऐसा बोलने लगा, पापा जी, मुझे 2000 रुपए चाहिए। लगता है आज का कमाई कुछ ज्यादा ही हो गया है, और हाँ, मुझे मेरे दोस्तों को पार्टी भी देनी है, इसीलिए 1 किलो बोटी, 1 किलो कीमा और 1 किलो नल्ली भी पार्सल कर दो। अरे नालायक, तुमसे कुछ उम्मीद भी नहीं थी। मुझे मालूम था कि तुमसे कुछ अच्छा नहीं होगा। दोस्तों के साथ पार्टी करना मालूम है, लेकिन अपने बूढ़े पिता को काम में हाथ बटाना नहीं आता। हे भगवान, कब सुधरेगा ये? मैं तुम्हें 50 ग्राम का मटन भी नहीं दूंगा और एक पैसा भी नहीं मिलेगा। चले जाओ यहां से, नालायक। ऐसा बोलते ही संजू वहां से चला जाता है। सारे दोस्त उसका वादा नहीं निभाने के वजह से संजू का मजाक उड़ाते हैं।
संजू बहुत गुस्से में आकर कुछ करने की सोचता है। फिर उसकी दोस्तों की मदद से उनके पापा के मटन शॉप में ही चोरी करने की सोचते हैं। चोरी करके मटन को पका कर खाने के लिए एक जगह भी चाहिए थी। तभी एक दोस्त ने ऐसा बोला, अरे यार, इन गांव में तो हमको कोई भी जगह नहीं देगा। हमको एक अंडरग्राउंड सीक्रेट होम बनाना है ताकि हम वहां पर अच्छी तरह से पी सकें, खा सकें और मौज मस्ती कर सकें। सब लोग उसकी बात मानते हैं और कुछ ही दिन में एक अंडरग्राउंड घर बना देते हैं। वहां पर सब चीज़ों का इंतजाम भी कर देते हैं। फिर हर रोज जाकर उनके पापा के मटन शॉप से एक एक बकरी को लाकर उसे पका कर खाते थे। कुछ दिन ऐसा ही चला, लेकिन हर रोज शॉप से गायब होते हुए बकरियों को देखकर बिरजू को शक हो जाता है। हर दिन वो बकरियों को गिन के जाता था, लेकिन अगले दिन देखने पर एक बकरी कम पड़ती थी। फिर एक रात चुपके से शॉप में रह जाता है और देखता है। कुछ देर के बाद उसका बेटा संजू वहां पर आता है और बकरी को उठाकर लेके जाता है। तभी बिरजू कुछ नहीं बोलता है। मुझे अभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, मैं देखूंगा कि संजू इसे कहां लेके जा रहा है। जब बिरजू उसका पीछा करता है तो देखता है कि संजू एक भूमिगत घर में जाता है और वहां पर मौज करता रहता है। अगले दिन बिरजू पुलिस को लेकर सीधा वहां पर आ जाता है और सभी को पकड़ा देता है। पुलिस सब दोस्तों को, संजू को भी अरेस्ट कर लेती है। चोरी के इल्जाम में जेल में डाल देती है। पापा जी मुझे बचाओ, मैं आपका बात सुनूंगा। चल फुट नालायक, इतना मेहनत करके पकड़वाया है छुड़ाने के लिए नहीं। इंस्पेक्टर साहब, जब तक इसको अकल नहीं आता और सुधर नहीं जाता, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो अगस्त 15 की एक दिन थी और कुछ कैदियों को अच्छे बर्ताव के कारण जेल से रिहा कर रहे थे। जेलर सर ने सबका लिस्ट बनाया और उसके नाम पढ़ने लगे। लिस्ट में जग्गू नाम का एक कैदी भी था। जब जग्गू नाम को जेलर साहब ने पढ़ा, तभी जग्गू भागता हुआ जेलर सर के पास आया और ऐसा बोला, अरे जेलर साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे अभी भेज रहे हो? मेरा तो 5 साल और सजा है ना। अरे जग्गू, तुम इतना आलसी हो, तुम इस जेल में आज तक कुछ काम नहीं किया। बस रोज भर 2 अंडे खाना, चिकन खाना, पीना और सोना। अब हम इस जेल में तुम्हें नहीं रख सकते, तुमको तो जाना ही पड़ेगा। जग्गू एक लावारिस और अनाथ था। उसके जान पहचान के रिश्तेदार कोई भी नहीं थे। जग्गू अपना घर आया, लेकिन उसको घर में रहना अच्छा नहीं लगा। अरे जेल में तो बहुत अच्छा था। खाना टाइम पे मिलता था, अच्छे सफेद कपड़े थे और गप्पे मारने के लिए बहुत सारे दोस्त भी थे। अब यहां मुझे ही खाना पकाना पड़ेगा और सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। यहां तो बिल्कुल बोरिंग है, क्या करूं मैं? ऐसा ही कुछ दिन गुजर गए। उस जेल का जेलर साहब का रिटायरमेंट हो गया। एक दिन जेलर सर को जग्गू मिलता है और आपस में बातें करते हैं। बोलो जग्गू, कैसे हो? अब तुम सुधर गए हो ना? क्या कर रहे हो आजकल? सर, मैं अपना जेल बिल्कुल मिस कर रहा हूं। मुझे वापस जाना चाहिए, कुछ करो सर। अरे हाँ जग्गू, मेरे रिटायरमेंट के बाद भी मैं अपना जेल को मिस कर रहा हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन पता नहीं हम कर सकते हैं कि नहीं। क्यों ना हम एक मोबाइल पुलिस स्टेशन और जेल बनाएं, उस पर सभी को बिठाकर पैसे लेंगे। जेल और पुलिस स्टेशन की एक्सपीरियंस देते हैं, इससे हमारा कमाई भी हो जाएगा। अरे अच्छा आइडिया है सर। मेरे पास एक पुरानी ट्रक भी है, उसको हम पुलिस स्टेशन और जेल की तरह बदल सकते हैं। उस ट्रक को आधा हिस्सा पुलिस स्टेशन और आधा हिस्सा जेल में बना देते हैं। उस ट्रक को लेकर गांव शहर घूमते हैं। उस मोबाइल पुलिस स्टेशन और जेल को देखने और उसमें रहने के लिए बहुत लोग आते थे। जग्गू एक दिन रहने के लिए 500 रुपए लेता था। उनका ट्रक बहुत ही मशहूर हो गया। ऐसे ही वो मोबाइल जेल में रहकर एक आदमी ने ऐसा बोला, अरे जग्गू भाई, बाहर तो सब गंदा है, जेल में तो सुकून है। बस 500 भरो और आराम से एक दिन खाओ और पियो। आप तो सभी का इंतजाम कर दिया है। तभी जेलर सर ने ऐसा बोला, अरे भाई तुम कह दो तो मैं तुमसे असल में अंदर ही करवा दूं, क्या बोलते हो? अरे नहीं सर, मैं शादीशुदा बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। ये सब बाहर देखने के लिए अच्छा है।
तो अच्छा है जग्गू भाई, इससे तुम जब भी चाहो जेल में रह सकते हो और तुम्हारा व्यापार भी सेट। केलों की बारिश। राजू एक बहुत ही बढ़िया गाइड था। लाल किले के बाहर रोज खड़ा हो जाता और आने जाने वालों को पूरा लाल किला घुमाता। आइए आइए, लाल किला देखिए, लाल किला देखिए। आइए, राजू गाइड आपको लाल किला दिखाएगा। केवल 50 रुपए में पूरा लाल किला दिखाएगा। आइए आइए, मैं आपको लाल किला दिखाता हूँ। रोज कई सारे लोग जो भी लाल किला देखने आते वो राजू गाइड से बहुत ही प्रभावित होते। एक बार एक दूर दराज के गांव से एक लड़का दिल्ली घूमने आया। मदन जब लाल किले पहुंचा तो उसे राजू गाइड मिला। आइए भाई साहब, आइए, मैं आपको लाल किला दिखाऊंगा। हाँ भाई, दिखाओ लाल किला। राजू ने उसे लाल किला अच्छे से दिखाया। जब मदन ने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तब राजू ने देखा कि मदन के पास तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे वाह, ये अकेला भी है और इसके पास बहुत से पैसे हैं। इसे चूना लगाया जा सकता है। आप बहुत लकी हैं। मुझे लग रहा है कि मैं आपको दिल्ली की वो जगह दिखाऊं जो आज तक किसी ने नहीं देखी। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है? ये थोड़ी दूर पर है और इसका पता कुछ ही दिन पहले चला है। अगर आप कहें तो मैं आपको वो जगह दिखा सकता हूँ। अच्छा, वो तो ठीक है, पर इस जगह की खासियत क्या है? जी, वहाँ पर केलों की बारिश होती है। नामुमकिन, मैं नहीं मानता कि केलों की भी बारिश हो सकती है। आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ, पर इसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा। क्या मतलब? 1000 रुपये लगेंगे। वहाँ जाने का परमिट तभी मिलेगा। मदन ने 1000 रुपये राजू को दे दिए। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं अभी परमिट बनवा कर आता हूँ। अरे, मैंने तुम्हें 1000 रुपये दिए हैं, इसलिए तुम जहाँ जाओगे मैं भी साथ ही चलूँगा। ठीक है, चलो। राजू उसे बहुत सी संकरी गलियों से होते हुए एक जगह पर ले आता है। थोड़ी दूर चलने पर वो एक बावली में पहुंचते हैं। अब तुम यहाँ रुको, मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। राजू वहाँ से निकलकर सीधा केले के ठेले पर गया और वहाँ से कुछ केले खरीदे। फिर उन सब केलों को बावली के ऊपर से नीचे की ओर फेंकता है जहाँ पर मदन खड़ा हुआ था। फिर तेजी से मदन के पास वापस आता है। अरे ये क्या, मेरे आने से पहले ही बारिश हो गई। चलो, कोई बात नहीं, तुमने तो केले की बारिश होते हुए देख ली ना। मदन कोई जवाब नहीं दे सका। अच्छा भाई, चलता हूँ, मेरा काम तो हो गया, और लोगों को भी तो लाल किला दिखाना है ना। बाय। और मदन कोई जवाब ना दे सका और हक्का बक्का रह गया। कभी किसी की बेतुकी बातों में नहीं आना चाहिए। Please subscribe.